ये सारे कंटेंट आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे और इससे बाहर नहीं होगा। जो भी चीज समझाया उतने कॉपी में नोट डाउन करो और भाई स्क्रीनशॉट लेते जाना। और मेरे भाई एक जय हिंद। मेरे भाई आप क्लास 12th में हो, अगर आप लोग को पता होना चाहिए, चाहे अगर आप 2025 में बोर्ड देने वाले हो या इवन कभी भी बोर्ड देने वाले हो, जिसमें कि आपके हिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, उससे रिलेटेड ये आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 नहीं देखा है आप जाकर जरूर देख लो, जो कि मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके बता दिया था, कैसे कहां पे कैसे कैसे चीजें मिली, कैसे इनका उत्पत्ति हुआ था, कहां पे कौन सी जगह है, ये सारी चीजें। तो ये मैंने आपको एडीबीसी सब में आपको डिफाइन करके सब कुछ समझा दिया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड था और ये इंपॉर्टेंट स्लाइड में आपको बता दिया था कि एक्चुअली में जब भी कहां पे कौन से स्थान पाए गए, कौन पर्सन था, जो कि एमसीक्यू बनते हैं, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। मोहनजोदड़ो कम किसने निकाला था, ये रखल बनर्जी ने मतलब कि इसको फाउंड किया था, नॉट फाउंड दैट मींस की पता करवाया था पुरातत्व विभाग में। फिर दयाराम साहनी आप लोग को बता हुआ हड़प्पा वाले का। तो यहां तक सारी चीजें हो गई थी। तो अब आगे देखते हैं, ये आगे आप लोग ऑफलाइन के इंस्टीट्यूट तो आप इस कॉन्टेक्ट कर लेना। फिर आज हम देखते हैं आपके सामने पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको भाई बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस एक पॉइंट याद रखना, अगर आप एनसीईआरटी को टू बी थ्रोली पढ़ लेते हो तो भाई आपका काम सेट है, ये पॉइंट याद रखना। और खास करके अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लास 12th का, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे आप बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, सीबीएसई किसी में भी हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपके हिस्ट्री इतिहास में ये टॉपिक होना चाहिए, या कभी भी किसी भी टॉपिक में आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। बस एक पॉइंट याद रखो, जो ये वाला चैप्टर है, ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस क्यों? क्योंकि यहां से आपके एमसीक्यू भी आएंगे, असर्शन रीजन भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएगा। क्वेश्चंस के टाइम में आपको बता ही दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस क्या बनने वाला है। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट जहां तक अभी हमने पीछे छोड़ा था, पीछे हमने क्या टॉपिक पे छोड़ा था, अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने पीछे वाला टॉपिक छोड़ा था सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता। क्या छोड़ा था भाई? हमने प्रमुख विशेषता यहां तक हमने छोड़ दिया था। क्या क्या विशेषता थी यहाँ पे? ठीक भाई, काश आई थिंक ये हुआ था, नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था भाई। देखो हमने लास्ट टाइम किस पे छोड़ा था, हमने छोड़ा था यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज। किस पे छोड़ा था? हड़प्पा सभ्यता की खोज। इसके बाद अब आगे देखेंगे जो अगला पेज है आपके सामने, पेज नंबर 7, जो कि आपके पार्ट 2 है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बड़े लेवल पे जाके अगर मेंस भी लिखते हो, तो अगर हिस्ट्री आपका ऑप्शनल होगा तो वहां पे ये भाई आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। इसके एनसीईआरटी से आपके सामने आंसर देखो भाई। सबसे पहला पॉइंट आप सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। आपको पता है, चाहे आप हड़प्पा सभ्यता बोलो या सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, यही सब पॉइंट हो गया। तो अब सबसे पहले कह रहा है इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है। तो अब एक पॉइंट और याद रखो, जब भी एग्जामिनर का डिमांड क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी में लिखा है, वो क्वेश्चन आप एज इट इज थोड़ा सा रिपीट करो और वहां पे हिंदी लिखने के लिए, जैसे इसलिए एक आ जाता है यहाँ पे, क्यों, यहां से बहुत सारी थीम ऐसा कनेक्ट होता है। जब भी आप इन सब वर्ड को जोड़ते हो तो अगला हमें आंसर पता चलता है क्या लिखने वाला है, किस लिए, इसलिए, क्यों, कब, कैसे, इसलिए ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो अब आप पढ़ के देख सकते हो यहाँ पे कि कितना सिंपल सा मीनिंग बन रहा है कि इसलिए सिंधु घाटी को, सिंधु सभ्यता को, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई है और यह इलाका उपजाऊ था और हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती क्या करते थे। तो कहने का मतलब हो गया सिंधु घाटी रिवर क्या है ना, कि जैसे मान लो आप ये मान लो यहाँ पे ये सिंधु रिवर निकल रहा है, तो इस एरिया में यहाँ पे पाए जाते थे, इसलिए यहाँ पे सिंधु मतलब कि इसका घाटी सिंधु घाटी पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे सिंध मतलब कि सिंधु रिवर निकलते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, मैंने बताया था जो आपका हड़प्पा है वो आपके रावी रिवर पे है और जो आपका यहाँ पे मोहनजोदड़ो है ये आपके सिंधु रिवर पे है, समझे। तो यहीं पे भारत के जो आपके 4 नाम सुना होगा कि भारत के 4 नाम से जाना जाता है, वो 4 नाम भारत के नाम से, एक तो सिंध मतलब हिंदुस्तान वाला वर्ड कैसे पड़ा था कि यहाँ से जो आर्यंस लोग वापस आए थे, ये सिंधु रिवर पे आके आर्यंस लोग यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि मुझे किधर को और जाना है। तो किसी ने इसको गाइड किया, यहाँ पे सिंधु रिवर है, इसको पार करके आपको क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये लोग सिंधु रिवर पे आने के बाद इनको सिंधु मतलब हिंदुस्तान मतलब वो प्रोनाउंसिएशन होता था, ये सिंधु रिवर नहीं बोल के ये हिंदू हिंदू बोलते थे और इनको एंटर करना था अपने हिंदुस्तान में, इसलिए इन लोगों का नाम पड़ गया यहाँ पे, ये सिंधु रिवर ना बोल के सीधा क्या बोलते थे, हिंदू, और हिंदू से बोल देता है इन्होंने हिंदुस्तान। तो इसलिए सबसे पहले आर्यन लोग सिंधु रिवर के आसपास आने के बाद सिंधु प्रोनाउंसिएशन सही से ना करने के बाद उसे बोलते थे सिंधु, वो बोलता था हिंदू, तो इसलिए वो हिंदुस्तान के अंदर एंटर कर गया, वहां से हिंदुस्तान नाम पड़ गया, समझे भाई। अब आगे देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट
इसमें के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है, सिंधु सभ्यता की लिपि। अब ये देखो, कोई भी सभ्यता होता है या कोई भी सिविलाइजेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी तो आपने मेसोपोटामिया पढ़ा था, वहां का लिपि कैसा था, उनके लिपि के तौर पे ही वो लोग जो क्यूनिफिकेशन कहते थे, वो लिपि के तौर पे ही आप लोग कोई वहां के लोग किसी भी चीज को समझ पाते थे, व्यापार कर पाते थे। तो उसी तरीके से किसी भी सभ्यता में लिपि का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अदा होती है। देखो भाई कैसे, अगर ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा होता है लिपि, जब तक आप किसी चीज को पढ़ लिख नहीं पाओगे तो आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, उसी तरीके से यहाँ पर लिपि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। तो चलो देखते हैं सिंधु घाटी लिपि में किस तरीके की मतलब लिपि पाई गई थी। सबसे पहला देखो, कह रहा सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेडल ने किया था और नवीनतम प्रयास नटवर झा और गणपत सिंह और यहाँ पे राजा राम की थी, लेकिन अभी तक सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। तो एक पॉइंट याद रखना, बस इन लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन सिंधु जो लिपि था उसको अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं पाया है, ना ही उसे समझ पाया था, जैसे कि आपके मेसोपोटामिया में था। ठीक है दोस्त, कह रहा है लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो तथा दूसरे नंबर पे हड़प्पा से मिले हैं, क्योंकि वहां के लोग क्या थे, हर चीज में नंबर 1 हुआ करते थे। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो एक पॉइंट याद रखना, सिंधु सभ्यता में लिपि की बात करें तो सबसे ज्यादा लिपि कहां से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी और हड़प्पा से, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट सिटी थे। अगला कह रहा भाई लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले। तो एक नंबर का एमसीक्यू बन जाएगा, लिपि का सबसे बड़ा अक्षर कहां से मिला है, धोलावीरा से मिला है। याद रखना, आप लोग कमेंट करके बताओ धोलावीरा कहां पे, अभी मैप में आपको बता दूंगा, समझे भाई। ये पॉइंट हो गए। यहाँ पे अगला है सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है, तो एक पॉइंट यहां से आपके एमसीक्यू एक और बनेंगे। यहाँ पे सिंधु लिपि जो है यहाँ पे भाव चित्रात्मक है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भाव को अभिव्यक्त करना, और सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी। क्या होता था, सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी। इसे आप यहाँ ब्रुस्टफेडेन कहा गया। क्या कहा गया भाई, ब्रुस्टफेडेन कहा गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या निकल के आ रहा है, अगर आप एमसीक्यू पर्पस से भी देखोगे तो सिंधु रिवर्स या सिंधु घाटी से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिंधु लिपि में किस तरीके की लिपि से अक्षरों पर कैसे पहचाने जाते थे, सबसे ज्यादा अक्षर कहां से मिले, सब बड़े अक्षर कहां से मिले, और सिंधु लिपि कैसा था, भाव चित्रात्मक था, और ये चित्रों के माध्यम से देखे जाते थे, ये दोनों ओर से पढ़े लिखे जाते थे, और इसको क्या कहते थे, ये ब्रुस्टफेडेन कहते थे। तो आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना, यही होता है एग्जैक्टली क्लास 12th में भाई, डंका बजाना बोर्ड में तो 90+ जाना है, तो इस तरीके का चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको भाई, इसका पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा अपने ऐप पे, तो प्लीज डाउनलोड कर लो अपना ऐप। ठीक है भाई, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया प्लीज कर लेना भाई। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय सेलखड़ी पर्वत एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार के प्रकार की मोहरे, जिन्हें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है। तो देखो, वहाँ के जो मोहरे होते थे कैसा होता था, आयताकार होता था, मतलब रेक्टेंगुलर होता था और स्क्वायर शेप में होता था। और कैसे बने होते थे, मिट्टी के। कह रहा आयताकार पर केवल लेख मिलते थे, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आप एक चीज को और कैरी करके देखो, अगर आप एक टर्म्स को डिफाइन करोगे तो कह रहा है यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान सुनना। कह रहा है यहाँ पे आयताकार, जो वहां का यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो दृष्टि देखते थे, मतलब सेलखड़ी पर्वत एवं पक्की जो मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार थे, तो उन आकारों में जो आयताकार आकार था उस पर केवल लेख मिलते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो हड़प्पा, अगर क्वेश्चन बन जाएगा हड़प्पा सभ्यता में, वहां पर आयताकार पे किस प्रकार के लेख मिलते थे, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन बना देगा। तो आप सीधा सीधा याद रखना, आयताकार जो शेप होता था जो उसकी, तो उस पर सिर्फ लेख मिलते थे, जबकि वर्गाकार पे क्या होता, लेख एवं चित्र दोनों मिलते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये पॉइंट आपको बताया। और मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरे और मोहनजोदड़ो से मिली है, तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरे लोथल से मिली है। तो ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये वाला पॉइंट आपको भाई घोल के पी जाना है, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं बयान नहीं करता। ध्यान सुनना इस चीज को कि आयताकार पर केवल लेख मिलते थे, वर्गाकार पे आपको लेख और चित्र दोनों मिलते थे। और उसी तरह से जो मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरे हैं, जो मेसोपोटामिया में जो आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया, तो आप लोग मुझे बता सकते हो मेसोपोटामिया आज प्रेजेंट किस देश में है। आप लोग क्लास 11th में पढ़ी है। तो मेसोपोटामिया से क्या मिले, 5 बेलनाकार आकार मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, तथा फारस की बनी हुई ये संगमरमर की मतलब की मोहरे लोथल से मिलती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये मेसोपोटामिया के इतना
इंपॉर्टेंस था। समझे दोस्त, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? अब एक पॉइंट याद रखना, सिंधु सभ्यता के यहाँ पे क्या है? निर्माता। क्या भाई? यहाँ पे निर्माता। तो पॉइंटों को याद रखते जाना, और जो भी आपको ये टर्म्स देखने को मिल रहा है ये भाई आपको टू बी क्लैरिटी माइंड में सेट होना चाहिए। इसके बाद आप चैप्टर कमेंट कर देना, इसी तरीके से आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और मेरे भाई साथ साथ में खास करके ये इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि आपको ऐप जो टीम थोड़ी मतलब कि क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको वहां पे लगवाएंगी। समझे? सिंधु सभ्यता को निर्माता कैसे हुआ? देखो, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में प्रमुख 4 अस्तित्व पंजर मिले हैं। तो जब उसका उत्खनन किया जा रहा था तो मेसोपोटामिया में कितने मिले थे? 4 इसके अस्तित्व मिले थे। पहला प्रोटो, क्या था? प्रोटो, इसे प्रोस्टोलाइट कहते थे, प्रोस्टोलाइट कहते थे। एक भूमध्य सागरीय मिला, ये अल्पाइन मतलब अल्पाइन मिला, और मंगोलियन मिला। ये 4, इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोग का स्थान था। मतलब क्या था यहाँ पे? मिश्रित। क्या था भाई? मिश्रित। तो जो मेसोपोटामिया छोड़ो, वहां पे तो बहुत सारे लोग थे, सुमेरियन, अकेडियन, बहुत सारे थे, समझ गए। लेकिन हड़प्पा के अंदर में जो आपके सिविलाइजेशन था हड़प्पा, ये सिंधु सभ्यता, यहाँ पे क्या थे? मिश्रित लोग रहते थे, और इस बिहार पे इनको खोजा गया था। और वैसे इनका स्थापक द्राविड़ा माना जाता है, जो बाद में दक्षिण भारत के पलायन कर गए। तो ये स्थापक कैसे थे? द्राविड़ थे। मतलब द्राविड़ा 1 नंबर का एमसीक्यू पूछ देगा, ये उनके शेप ऐसा हुआ करते थे। समझे दोस्त, आगे देखते हैं। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखते जाओ। सबसे पहला करा कांस्य युगीन सभ्यता था। तो 1 नंबर का एमसीक्यू क्या पूछा जाएगा यहाँ पे? एमसीक्यू सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था क्या? तो आप बता देना, वो एक कांस्य युग था। समझे भाई? यहाँ पे पहला पॉइंट, भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक जिसकी दृष्टि उत्खनन से प्राप्त हुई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नगर मिले, अवशेष मिले। उसी तरह से व्यापार और वाणिज्य का गतिविधियों में महत्व यहाँ पे ये पता चला कि किस तरीके से वाणिज्य होता है, किस तरीके से व्यापार होता है, व्यापार का क्या महत्व होता है। उसी तरह से जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण, उत्खनन में ना तो हथियार औजार ना ही रक्षणात्मक हथियार जैसे ढाल कवच आदि ये सारी चीजें मिलते वहां पे। जीवन के प्रति समाजवादी दृष्टिकोण से इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर। तो एक पॉइंट याद रखना, मोहनजोदड़ो में क्या मिले थे? विशाल स्नानघर मिले थे, एवं धोलावीरा एवं यहाँ पर जूनीकरण प्राप्त स्टेडियम, और जूनीकरण में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन भी मिले थे। तो यहाँ पे सभा भवन भी मिला था, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला कह रहा है सुंधेवासी जो लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे। तो याद रखना, वो लोग किससे प्रचलित नहीं थे? लोहे से। उल्लेखनीय एवं लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उन प्रदेश के एटा जिला अंतरखजीर से मिलता है, जिसका समय 10 से 50 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया था। सिंधुवासी लोग पीतल से भी प्रचलित नहीं थे। तो ये भी पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू में कभी कभी पूछ देगा कि वो किससे प्रचलित थे, किससे प्रचलित नहीं थे। तो याद रखना, वो कांस्य युग कहते थे, लोहे से, और यहाँ पीतल से बिल्कुल प्रचलित नहीं थे। ये सारे पॉइंट लिख के आना आपको एग्जाम में, जब भी तो भाई 2025 के बोर्ड में आग लगाओगे। और भाई डेफिनेटली आप किसी भी बोर्ड में हो भाई आग लगाओगे, बस ये कंटेंट आप डाल के आना पेपर के अंदर। समझ आ गया आपको? अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपको समझ आना चाहिए भाई। एक चीज देखो यहाँ पे, अगर आप लोग जैसे कोई बच्चा है जैसे नियर बाय है, आप ध्यान सुनना कि अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है, आप 3 दिन का डेमो होते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इस नंबर पे पता कर सकते हो। और मैं आप लोग से एक ही चीज बताना चाहता हूँ, ये जो पीछे आपने जितनी क्लासेस देखी है, ये जितने भी हड़प्पा सभ्यता से आपने जितनी सारी चीजें आपने स्लाइड देखा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, ये सारी चीजों को क्या करो भाई, आप दिल दिमाग में बैठा कर रखो, क्योंकि ये सारे कंटेंट आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे और इससे बाहर नहीं होगा। जो भी चीज समझाया उतने कॉपी में नोट डाउन करो और भाई स्क्रीनशॉट लेते जाना। और मैं भाई एक ही पॉइंट है, जितनी चीज अभी आपको बता दिया है, इस पॉइंट को अपने अच्छे तरीके से समझते जाना और बढ़िया लेवल पे आप लोग के सामने क्या है, अभी क्लास 10 का भी रिकॉर्ड होगा, तो उसके बाद आप जो नेक्स्ट होगी आपके पार्ट 3 आ जाएंगे। बस इसके बाद मुझे कमेंट करके बताना इसके बाद कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत देता है। ठीक दोस्त, प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।